जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 23 मई और दोस्तों आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम 3 एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे जो रेलेवेंट हैं। तो दोस्तों एक आर्टिकल द हिंदू में जो आया है ये रिलेटेड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। ये जीएसटी का कंपोनेंट है। देखिए बार बार हम बात करते रहते हैं कि पीडीएस का सिस्टम जो है बहुत हाईली इनएफिशिएंट माना जाता है, हाईली करप्ट माना जाता है, लीकेजेस बहुत हैं। अब ये जो आर्टिकल है यहाँ पे 2-3 बातें करेंगे। तो पीडीएस के बारे में बात करेंगे कि पीडीएस को एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है। दूसरी बात, अभी वीट के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है। अब ये कितनी समझदारी वाली बात है। अब इससे किसको फायदा होने वाला है, क्या फायदा क्या मुनाफा वीट एक्सपोर्ट बैन से लोगों को होगा, किसानों को होगा कि ट्रेडर्स को होगा, ये बात यहाँ पे डिस्कस करी गई है। फिर दोस्तों एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि मंडे है तो बाई वीकली अशोक गुलाटी का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में हर मंडे आता है आफ्टर एवरी 2 वीक्स। सो इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे बात हो रही है कार्बन फुटप्रिंट कॉस्ट की। देखिए यहाँ पे अगेन वही बातें डिस्कस करेंगे कि राइस कल्टीवेशन है, शुगर कल्टीवेशन है। अब हम बहुत एम्बिशियस टारगेट्स रख रहे हैं कि राइस और शुगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ डिप्लीटिंग आवर वाटर रिसोर्सेज, एट द कॉस्ट ऑफ डिप्लीटिंग आवर एनवायरमेंट। तो ये बातें यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं। और दोस्तों अंत में एक आर्टिकल जो है क्रिमिनलाइजिंग डिसेंट से रिलेटेड है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है। अब देखिए डिसेंट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये बात हमको पता है, काफ़ी बार इसको लेकर हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो चलो अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई सेडिशन के कानून के ऊपर अभी रोक लगा दी गई है, कि सेडिशन का जो कानून है उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर अभी रोक लगा दी गई है अंटिल जब तक आगे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स नहीं बताते। बिकॉज अब ये बात देखिए कंसेंसस बन चुका है कि सेडिशन का जो कानून है इट्स हाई टाइम कि उसको अबॉलिश कर देना चाहिए, अंग्रेजों के ज़माने का कानून है। लेकिन एक ऐसा और कानून है जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा, वो है यूआपा। तो यूआपा को अब यहाँ पे इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि वो टाइम आ चुका है कि सेडिशन को तो चलो अबॉलिश कर ही रहे हैं, उसको तो डस्टबिन में डाल ही रहे हैं, यूआपा के बारे में यहाँ पे कंसिडरेशन रखेगी कि क्यों ना उसको भी अब अबॉलिश कर दें एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो दोस्तों क्विक अपडेट्स, आई एम श्योर आप फॉलो कर रहे हैं 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है रोज दोपहर को 12 बजे यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट होता है। आज कंवल सर ने लिया था हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कल श्रद्धा मैम ज्योग्राफी के टॉपिक्स लेंगे। तो ये एवरीडे जो दोस्तों को शेड्यूल अगर आप देखना चाहते हैं तो वीक 1 हो चुका है, वीक 2 हो चुका है, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, काइंडली जाके प्लेलिस्ट आप जरूर देख लेना अगर आपने नहीं फॉलो किया। और ये वीक 3 का शेड्यूल है तो कल ज्योग्राफी होगा, आज हिस्ट्री हुआ है, एंड देन सो ऑन, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। और दोस्तों हमारी बहुत एक पॉपुलर सीरीज चल रही है यूट्यूब पे। वैसे तो अभी हम फ्यू मिनट सीरीज को भी हमने नई ऑपरेशन रखा हुआ, प्रीलिम्स के बाद फ्यू मिनट सीरीज को भी लेके आएंगे, लेकिन अभी हमारी 1 मिनट सीरीज चल रही है, प्रिसाइज 1 मिनट सीरीज जो यूट्यूब शॉर्ट्स हमारे जो जा रहे हैं। तो इसमें क्विक रिविजन होगी आपकी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं फॉर योर प्रीलिम्स 2022 पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक ओरिएंटेड हो या करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, हिस्ट्री, आईआर, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, तो वो सारे आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं। तो उनको फॉलो जरूर करते रहिए यूट्यूब शॉर्ट्स को। और दोस्तों एक और बस आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो अगर आपने भी मॉक टेस्ट देने का अगर नहीं सोचा, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मॉक टेस्ट देने से आपको डर लग रहा है कि मेरे नंबर कम आएंगे, कि लेट मी सेव माई बेस्ट टेस्ट फॉर द फाइनल डे 5 जून को, तो ऐसा मत करना, दीजिए मॉक टेस्ट दीजिए। अभी वो टाइम है, जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो डर है वो थोड़ा दूर होगा। तो अगर आप देना चाहते हैं 5 FLTs तो ये 499 के कॉस्ट पे अवेलेबल है स्लीपी क्लासेस पे। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके इन टेस्ट को अवेल कर सकते हैं। 50% ऑफ चल रहा है, वैसे 1000 के थे तो ऑफ 50 का आप कोड लगाएंगे तो आपको 499 के पड़ेंगे। अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम टू गिव दीज FLTs बिकॉज अब प्रीलिम्स कुछ ही टाइम रह गए, 2 हफ्ते ही रह गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फूड सिक्योरिटी डज नॉट नीड दिस सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए अब सर्जिकल स्ट्राइक की यहाँ पे क्या बात करेगी, सर्जिकल स्ट्राइक एकदम से सडन जो बैन लगाया गया है एक्सपोर्ट ऑफ वीट के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले पीयूष गोयल जी ने यह कहा था, जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, कि अभी इन द वेक ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज रशिया यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट बहुत सारे जो हमारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आपकी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर फॉर देयर वीट इम्पोर्ट्स। नाउ हियर वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया कि इंडिया कैसे, आप देखिए बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ ने भी इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि भैया आपके यहाँ पे तो वीट राइस बहुत ग्रो होता ही है, तो क्यों ना, अभी वहाँ पे लड़ाई चल रही है, ऑब्वियसली अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, तो क्यों ना आप उनको भी वीट एक्सपोर्ट करें। अब दैट मेक्स सेंस। पीयूष गोयल जी ने यह भी कहा था कि जो हमारा टारगेट है इस साल का, इस फिस्कल का 2022-23 का वीट एक्सपोर्ट का, वो लगभग 10 MMT का है, ठीक है, 10 मिलियन मेट्रिक टन्स का है। और पीयूष गोयल जी ने यह भी कहा था कि हो सकता है कि वो 10 MMT की जगह 15 MMT यानी कि 15 मिलियन मेट्रिक टन भी ब्रीच कर जाए वो जो टारगेट है। No, that's a very ambitious target. But now all of a sudden एक्सपोर्ट बैन लगा दिया वीट के ऊपर, राइट। अब देखिए, अब चलो हमने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब ये बात होगी जी कि वीट के दाम रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के चलते, देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, महंगाई क्यों बढ़ रही है।
महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स अभी भी बहुत चल रहे हैं। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की एक बात आ जाती है, पैंडेमिक के चलते सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स बहुत थे, अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है। तो दैट मेक सेंस दैट ऑब्वियसली हमने पहले अपने लोगों को भी बचाना है। महंगाई तो देखिए हर किसी को हर्ट करती है, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? अब हम फार्मर्स को वो मौका डिप्राइव नहीं कर रहे हैं कि वो कुछ पैसे, ऑब्वियसली वो कुछ पैसे अर्न कर सके वीट अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे। तो ये वीट एक्सपोर्ट बैन लगाना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉलिसी सिग्नल है, बिकॉज अभी कुछ दिन पहले बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट किया था कि भी हम 15 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट अचीव करेंगे वीट का। अब उस पर बैन लगा दिया कि जी यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय दाम है वीट के वो बहुत महंगे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी आ रहा है, तो हमने अपने लोगों को भी देखना है, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाने हैं। तो ये बात ऐड नहीं करी। देखिए अब अगर हम स्टेटस ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात करें तो दो यहां पे स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो प्रोग्रेसिव इकोनॉमिस्ट है, उनका ये कहना है कि देखो 1960s में जब फूड शॉर्टेज थी, फूड स्कैर्सिटी थी, तो जरूरत थी कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रोग्राम चलाया, ठीक है, मिड 60s की बात है, वीट और राइस पे बहुत एम्फोसाइज किया। अब उनका ये कहना है कुछ इकोनॉमिस्ट का, देखिए जो फूड सिक्योरिटी है उसको, अब उनका ये कहना है, वो थोड़ा कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट के हैं कि भी वो तो आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा के इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन एक और सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं जो न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट हम कहते हैं, जो ज्यादा ग्लोबलाइजेशन में, लिबरलाइजेशन में बिलीव करते हैं, उनके अपने व्यूज हैं। वो कहते हैं कि छोड़ो, इतना क्यों वीट राइस उगा रहे हो आप, इतना वीट राइस 50 साल हो चुके हैं, 60 साल हो चुके हैं आपको ग्रीन रेवोल्यूशन को करते को, अब इतना आपने वातावरण को डिप्लीट करा है, इतना आपने पानी डिप्लीट हो गया है, इतना आपका इन्वायरमेंटल कॉस्ट आप देखिए, तो क्यों ना ये चीज़ें हम इम्पोर्ट कर लें। अब देखिए अब गल्फ नेशन जो हैं, अब वहां पे कितना सारा तेल प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो वीट राइस वहां पे ग्रो नहीं करती, उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वहां पे वीट और राइस पे नहीं है, तो वो इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमारा कितना बासमती है पंजाब से जो ईरान में जाता है, इराक में जाता है। तो ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट है ये कहते हैं कि इतना एनवायरमेंटल इंपैक्ट होता है वीट और राइस को ग्रो करने का, तो क्यों ना हम अपनी जो ये जो डिपेंडेंसी है, रादर दैन कि हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाए, तो हम इंपोर्ट कर लेंगे। बट अगेन फिर यहाँ पे ये बात आती है कि फूड सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए हम डिपेंडेंट हैं किसी और देश के ऊपर, तो फिर वो तो फिर आत्मनिर्भर भारत वाली बात यहाँ पे एडअप नहीं होती है, फिर तो हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। तो व्यूज आते हैं यहाँ पे। देखिए अब अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पिछले साल अगर हम बात करें 44 मिलियन टन्स ऑफ वीट प्रोक्योर किया था। अब इस साल क्या हुआ है, इस साल का जो राबी हार्वेस्ट हुआ है लगभग 18 मिलियन टन्स का प्रोक्योरमेंट हुआ है एफसीआई के द्वारा, बिकॉज प्राइमरीली इस बार मार्च में गर्मी बहुत बढ़नी शुरू हो गई थी, इसके करके जो फसल थी वो काफी खराब गई थी। अब देखिए ये बात भी सोचने वाली है, अगर हमने 18 मिलियन टन हमने वीट अगर हमने प्रोक्योर करा है और हमारा टारगेट है कि आने वाले एक साल में 15 मिलियन मेट्रिक टन का हम टारगेट अचीव करेंगे वीट एक्सपोर्ट में, तो डेफिनेटली कहां से हो पाएगा, फिर हम अपने लोगों को क्या खिलाएंगे। और एक बात आपको और बताऊं कि चलिए ये जो अभी जो हमने ये जो पीयूष गोयल जी ने बात कही थी कि हमने 15 MMT का टारगेट अचीव करना है इस फिस्कल में वीट एक्सपोर्ट्स का, अब अभी फिलहाल जैसे अगर हम ये भी बात कर रहे हैं तो 3 MMT ऑफ वीट जो है ना ऑलरेडी इजिप्ट के पास जा चुकी है, बिकॉज इजिप्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट था, इजिप्ट डिपेंडेंट था रशिया और यूक्रेन के ऊपर फॉर इट्स वीट इंपोर्ट्स। तो नाउ अब यहां पे दोनों बातें अब एड अप हो जाती हैं। नाउ इज दिस अ कॉज ऑफ कंसर्न कि प्रोक्योरमेंट कम हुई है, गर्मी बढ़ गई थी, फसल खराब हो गई थी? नहीं, कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज एज ऑफ अप्रैल 2022 33 मिलियन टन ऑफ राइस इज हेल्ड एज स्टॉक्स, और वीट की भी अगर हम बात करें, वीट की भी सफिशिएंट हमारे पास अभी स्टॉक्स में वीट की सप्लाई भी पड़ी हुई है, ठीक है। देखिए प्रोक्योरमेंट इस टाइम तो कम हुई है, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट पिछले 2 साल में, पिछले जो 2 कोविड के साल थे, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत ज्यादा हमको देखने को मिली थी, एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज फिनोमिनल, ठीक है। अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो जो प्रोक्योरमेंट था, प्रोक्योरमेंट की बात करें राइस और वीट की, वाज राउंड अबाउट 108 मिलियन टन्स इन 2019-20 एंड राउंड अबाउट 110 मिलियन टन्स इन 2020-21। तो अभी हमारे पास रिजर्व है, घबराने की बात नहीं है। नो डाउट कि ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें वीट की या राइस की तो शॉर्टेज है जरूर, बिकॉज रशिया यूक्रेन में बहुत सारा वीट ग्रो किया जाता है, तो ऑब्वियसली लड़ाई चल रही है तो वहां पे अभी प्रॉब्लम आ रही है। और इंडिया को बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा है कि भाई जब तक ये प्रॉब्लम चल रही है, जब तक ये स्कैर्सिटी है, तो ये अपॉर्चुनिटी है ना इंडिया के लिए अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, नई मार्केट्स की एक्सेसिबिलिटी करने के लिए, नई मार्केट्स इंडिया टैप कर सकता है जहां पे इंडिया अपना वीट और राइस एक्सपोर्ट कर सकता है। अब नीड फॉर इफेक्टिव पीडीएस की यहां पे बात आती है। देखिए अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये वाली बात कितने टाइम से कहते आ रहे हैं कि जी पीडीएस इनएफिशिएंट है, करप्ट है, बहुत लीकेजेस हैं, पीडीएस को बिल्कुल डिसमेंटल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पिछले 2 सालों में पीडीएस ने बहुत एक रिमार्केबल रोल प्ले किया है, ठीक है। अब देखिए कितने सारे अभी क्राइसिस हुआ, कितने सारे लोग अभी बेरोजगार हो गए थे, माइग्रेंट क्राइसिस हमने देखा, लेकिन उसके चलते हमने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई थी, तो बहुत सारे लोगों को राइस और वीट मिला, सब्सिडी भी मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिला।
ठीक है। तो ये बहुत प्रूडेंट और वाइज डिसीजन रहा था कि हमने डिसमेंटल नहीं किया पीडीएस को। तो एसेंशियल बहुत ज्यादा है कि पीडीएस को इस तरीके से रिफॉर्म किया जाए, इस तरीके से उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए कि पीडीएस इतना एफिशिएंट हो सके कि जब महंगाई बढ़े तो कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एक एफिशिएंट पीडीएस कैन हेल्प एक्ट एज अ बफर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो यहां पे कुछ स्टेट्स का एग्जांपल यहां पे दिया है, केरल और तमिलनाडु की बात करें तो यहां पे जिन स्टेट्स का बेटर पीडीएस सिस्टम है वहां पे इन्फ्लेशन रेट्स भी कंट्रोल में है ना। अब कल्टीवेशन कॉस्ट की बात करें, देखिए अब वीट की जो खेती है, राइस की जो खेती है, पिछले 2 सालों में देखिए दोस्तों बहुत क्राइसिस हुआ है। महंगाई तो हर किसी के लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए, किसान भाइयों के लिए भी है। ठीक है, तो कोई बचा तो नहीं है महंगाई से, कोरोना से हर कोई इंपैक्टेड हुआ है। तेल के दाम है और चीजें हैं, आटा है, चीनी है, सबके प्राइसेस बढ़े हैं। फॉर फार्मर्स के लिए भी कल्टीवेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब इस आर्टिकल में ये बात करेगी, ऑल्दो हम बहुत बार ये बात करते हैं कि वीट और राइस की एमएसपी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों कर रहे हैं, हम बाकी क्रॉप्स की एमएसपी इतनी अट्रैक्टिव क्यों नहीं करते। ठीक है, ताकि फार्मर्स को इंसेंटिव मिले दैट वो और भी क्रॉप्स ग्रो कर सके, मेज है, मिलेट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां पे इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि जो एमएसपी वीट और राइस के लिए अनाउंस करेगी वो थोड़ी कम है, इनएडुकेट है, और जितनी अभी महंगाई हुई है 2 सालों के लिए तो फार्मर्स को थोड़ा और इंसेंटिव देना चाहिए, एमएसपी को थोड़ा और बढ़ावा मिलना चाहिए। अब देखिए अब शॉर्टफॉल भी आएगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट में जो एफसीआई के द्वारा होती है वीट की और राइस की, बिकॉज वीट की फसल इतनी अच्छी नहीं गई है तो फार्मर्स को नुकसान होगा। तो इस करके यहां और उसके बाद जो एक्सपोर्ट जो वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया है उससे भी फार्मर्स को नुकसान है। फायदा किसको है? फायदा सिर्फ ट्रेडर्स को हो रहा है क्योंकि वो होल्ड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में वो राइस और वीट को होल्डिंग करना शुरू कर देंगे। फार्मर्स को तो कोई फायदा नहीं हो रहा अगर वीट और राइस के अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी दाम बढ़ रहे हैं। तो यहां पे सजेशन दिया गया कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्योंकि कम हो गई है और कल्टीवेशन कॉस्ट काफी ज्यादा है तो एमएसपी को थोड़ा इंक्रीज करने की यहां पे बात करी गई है। नाउ अब ये जो फ्लिप फ्लॉप हुआ है, जैसे अभी पीयूष गोयल जी ने कहा था कि हम बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट कर रहे हैं कि 15 मिलियन मेट्रिक टन का हम टारगेट अचीव करेंगे वीट एक्सपोर्ट का। ना ये जो फ्लिप फ्लॉप है पॉलिसी साइड में, अब यहां पे थोड़ा कंफ्लिक्ट देखने को मिला है। ठीक है, दिस शोज लैक ऑफ कोहेरेंस इन द पॉलिसी फॉर फूड सिक्योरिटी एज वेल। ठीक है, अब देखिए एक वेल फंक्शनिंग पीडीएस जो है वो प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता है, जैसे भी मैंने डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन को भी चेक में रख सकता है। एट द सेम टाइम जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है कैन एंड शुड ऑफर अ रीजनेबल इनकम टू फार्मर्स। अब ये एक्सपोर्ट बैन के चलते फार्मर्स को फायदा नहीं है, चलो हम अपने डोमेस्टिक ऑडियंस, डोमेस्टिक जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, चलो उनको हम थोड़ा प्राइस शॉक से बचाना चाहते हैं, लेकिन फार्मर्स को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अल्टीमेटली वही बात आ जाती है, ट्रेडर्स को फायदा होने वाला है, बिकॉज ट्रेडर्स दे विल स्टार्ट होल्डिंग मोर ग्रेन्स। और क्योंकि एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया तो ट्रेडर्स भी अभी प्रोक्योर नहीं करेंगे वीट को फार्मर से। वो क्यों करेंगे? बिकॉज अभी अगर उन्होंने इतना सारा वीट एक्सपोर्ट करना था तो अब वो अब जब एक्सपोर्ट बैन लग चुका है तो वाई विल द ट्रेडर्स फील इंकरेज और इंसेंटिवाइज टू बाय वीट फ्रॉम द फार्मर्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आप अपने इंडिविजुअल कोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट योर ओन बंडल ऑफ कोर्सेज। नाउ मेनी टाइम्स आपको लगता होगा जी मेरी हिस्ट्री वीक है, मेरे को हिस्ट्री के लिए समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, मेरी साइंस एंड टेक बहुत वीक है, साइंस एंड टेक के लिए मेरे को रिसोर्सेज नहीं समझ आ रहे, मैं कहाँ से पढ़ूँ, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है कि आपको 3-4 सब्जेक्ट्स आप अपने आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको 1-2 सब्जेक्ट्स लगे कि मेरे पास उसके लिए सफिशिएंट कंटेंट नहीं है, सफिशिएंट मटेरियल नहीं है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपना इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज ये बाय कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि साइंस और एनवायरनमेंट 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट जो मुझे अपने लिए वीक लगते हैं और उसके रिगार्डिंग ज्यादा कंटेंट नहीं है मेरे पास, ठीक है, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ये इसमें फीचर्स रहेंगे, आप एक बार दिए गए नंबर पर कॉल करके ये कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं और इनमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अगला आर्टिकल द कार्बन फुटप्रिंट कॉस्ट। तो ये रिटन बाय अशोक गुलाटी एंड ऋतिका जुनेजा। नाउ व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? नाउ दे टॉकिंग अबाउट द कंटेक्स्ट इज दैट इन द फिस्कल ईयर 2021-22 जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स थे, मैंने अभी आपको कहा कि पिछले 2 साल में कोरोना के टाइम पे एक सेक्टर जिसने बहुत फिनोमिनल ग्रोथ दिखाया है वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन डिस्पाइट द फैक्ट कि सब कुछ लॉकडाउन में था, सक्सेसिव वेव्स आ रहे थे कोरोना के, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर शोड अ लॉट ऑफ रेजिलियंस इन द वेक ऑफ द कोविड क्राइसिस। नाउ द एग्री एक्सपोर्ट्स दे हैड स्केल्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ अराउंड अबाउट $50 बिलियन, राइट। अभी देखिए पीछे हमने $400 बिलियन का फिगर अभी हमने अचीव किया था टोटल एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो $50 बिलियन का जो फिगर था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आया था। एंड दिस शोज अ ग्रोथ ऑफ 20% ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो लॉट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, अगर हम अपने फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, फॉरेन करेंसी की बात करें, फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत स्ट्रेंथन हुआ, बहुत इंक्रीज हुआ। अब ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑब्वियसली देखिए राइज इन द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। तो अब देखिए वीट, राइस, ऑयल इन सब की देखिए प्राइसेस बहुत वोलेटाइल रहती हैं, कोई क्राइसिस हो, पैंडेमिक आए तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में भी रहता है। तो डेफिनेटली ठीक है, इसका हमको बेनिफिट मिला, लेकिन द मेन रीजन वाज कि जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस थे वो भी काफी हाई थे।
अब एक जरूरी सवाल यहां पे सोचने को ये आता है दोस्तों कि कितना, अब देखिए अभी आज हमने वीट एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है, चलो कुछ टाइम के लिए है, चलो जब तक के लिए भी है, लेकिन जरूरी बात यहां पे ये समझनी कि कब तक हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। अब अगर आज हमने $50 बिलियन का टारगेट अचीव करा है, तो कल को हम चाहेंगे कि जी अब 20% और हम हाई अचीव करें, 70 बिलियन हो, 60 बिलियन हो, लेकिन ये सस्टेनेबल है क्या फॉर अ लॉन्ग टर्म? अभी तो चलो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हाई थे तो हमको फेवर में आ गए हमारे बात, बट व्हाट अबाउट टुमारो, जब ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इतने हाई नहीं होंगे, तो भी क्या इतना एक्सपोर्ट हम करेंगे? तो भी क्या इतनी एक्सपोर्ट वैल्यू हम अचीव करेंगे? अब अगर हम सिर्फ राइस की ही बात करें, तो अगर $50 बिलियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ, तो उसमें से लगभग $10 बिलियन जो वैल्यू है, जो एक्सपोर्ट वैल्यू है, वो सिर्फ राइस को एक्सपोर्ट करके मिली है। देखिए यहां पे एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, एक्सपोर्टेड एग्री कमोडिटीज फिस्कल ईयर 2022। अगर हम पिछले फिस्कल ईयर की बात करें तो देखिए दोस्तों यहां पे राइस से जो एक्सपोर्ट वैल्यू आई है लगभग $10 बिलियन की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके मरीन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, लगभग अराउंड $8 बिलियन, राइट। सो आप यहां पे ये चार्ट को स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज गुड, दिस इज वेरी गुड, बट द क्वेश्चन राइजेस दैट टुडे इफ वी आर पुटिंग अ बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, देन हाउ फॉर हाउ लॉन्ग इज दिस ट्रेंड गोइंग टू बी सस्टेनेबल? नाउ अगर राइस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया ने एक्सपोर्ट करे 21 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ राइस, विच इज 40% ऑफ द ग्लोबल राइस मार्केट शेयर, ठीक है, 40% ऑफ द ग्लोबल राइस मार्केट ऑफ 51.3 MMT। देखिए बहुत बड़ा फिगर है। अब हमने इतना सारा राइस एक्सपोर्ट करा जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा राइस एक्सपोर्ट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? कितना सारा पानी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना सारा पानी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल हार्म देखिए, मीथेन एमिशंस देखिए कितनी ज्यादा बढ़ती हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक और चिंता की बात है, अब इंडिया ने इतना ज्यादा एक्सपोर्ट क्यों किया? बिकॉज देखिए जो प्राइस है, प्राइस ऑफ द राइस, थाईलैंड की अगर हम बात करें, थाईलैंड सप्लाइज 25% ऑफ द जो भी राइस एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो 25% थाईलैंड से जाते हैं। द प्राइस ऑफ राइस कोलैप्स बाय अबाउट 13%। नाउ अगर अब प्राइस कोलैप्स किया राइस का, ठीक है, थाईलैंड से सप्लाईज की शॉर्टेजेस देखने को मिली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया को ज्यादा क्वांटिटी ऑफ राइस एक्सपोर्ट करनी पड़ी टू गेट मोर करेंसी, टू गेट मोर अमाउंट ऑफ डॉलर्स। तो यहां पे सजेशन दिया गया है कि आइडियली हमको 12 से 15 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा राइस एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि लगभग जितना हमने व्हीट का टारगेट सेट किया है उतना ही राइस के लिए बहुत है। ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स बहुत ज्यादा इसके आते हैं। व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ इंक्रीजिंग राइस एक्सपोर्ट्स? देखिए राइस एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? सब्सिडीज। कितनी मैसिव सब्सिडीज हम दे रहे हैं पानी के लिए, बिजली के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है। आपको यह बात पता होगी कि 1 किलो राइस को ग्रो करने के लिए लगभग 3000 से 5000 लीटर ऑफ पानी चाहिए होता है फॉर इरिगेशन। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर हम 21 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट मींस कि हम वर्चुअली 42 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शुगर की बात करें, वो भी वाटर गाजलिंग क्रॉप है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में शुगर बहुत ग्रो किया जाता है, ठीक है। शुगर के एक्सपोर्ट्स भी लगभग 10-11 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो एक्सपोर्टिंग 1 kg ऑफ शुगर अमाउंट्स टू रफली एक्सपोर्टिंग 2000 लीटर्स ऑफ वर्चुअल वाटर। तो देखिए इतना सारा पानी हम बाहर सेंड कर रहे हैं शुगर को ग्रो करके, राइस को ग्रो करके। कितनी रिपोर्ट्स बार बार आती रहती हैं जो कहती है कि 2030 तक यहाँ पे पानी पीने को नहीं बचेगा। तो ये चिंता की बातें हैं यहाँ पे जो सामने आती है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात करें तो थैंक्स टू द पैडी कल्टीवेशन ट्रेंड, पंजाब और हरियाणा में 60 साल हो गए ग्रीन रेवोल्यूशन को, कि फार्मर जो है व्हीट और राइस को ही ग्रो करी जा रहे हैं। उसका नतीजा क्या है? पानी डिप्लीट हो रहा है, जो आपका वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो डिप्लीट हो रहा है। फ्रेश पानी तो ग्राउंड वाटर लेवल से ही आता है, ठीक है। जो हमारा फ्रेश वाटर का जो सोर्स है वो तो ग्राउंड वाटर ही है, ठीक है। राइस प्रोडक्शन सिस्टम जो है, दे आर अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशंस, ठीक है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द ग्लोबल टुवर्ड्स द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो अगर हम मीथेन एमिशन की बात करें, सो दिस कंट्रीब्यूट्स लगभग 18%। तो एग्रीकल्चर के कारण, राइस कल्टीवेशन के कारण जो मीथेन एमिशंस हो रहे हैं, सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड अबाउट 18% ऑफ द जीएचजी एमिशंस, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों सॉल्यूशंस की बात यहां पे करी जाती है। पहली बात तो ऑब्वियसली फार्मर्स को देखिए थोड़ा इंकरेज करें, थोड़ा उनको इंसेंटिवाइज करें कि भी वो व्हीट और राइस को ग्रो ना करें, कुछ और क्रॉप्स को भी ग्रो करें। कैसे हम लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। माइक्रो इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है, ड्रिप इरिगेशन, तो इजराइल की अगर हम बात करें, देखिए इजराइल में भी ज़्यादा पानी नहीं है ना। इजराइल बहुत एक्सपर्ट है ड्रिप इरिगेशन के मामले में, माइक्रो इरिगेशन के मामले में। तो इतना क्यों, इतना वाई एवरी ईयर जब हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि गर्मी बढ़ रही है, पानी की शॉर्टेजेस हो रही है, तो इतना क्यों राइस हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां पे दोस्तों एक सजेशन दिया गया कि सपोर्ट फार्मर्स वेरी स्मार्टली बाय गिविंग देम एग्रीगेट इनपुट सब्सिडी सपोर्ट ऑन पर हेक्टेयर बेसिस। यहां पे ना हरियाणा सरकार के द्वारा 2 स्कीम्स की यहां पे बात करेगी बहुत ब्रीफली। एक स्कीम है मीरा पानी मेरी विरासत,
और दूसरा है खेती खाली फिर भी खुशहाली। तो अगर जो पहली स्कीम की बात करें, मेरा पानी मेरी विरासत, तो इस स्कीम के चलते 7,000 प्रति एकड़ इंसेंटिव फार्मर्स को दिया जाता है कि वो कैसे अपनी जो कल्टीवेशन है वो ऑल्टरनेट क्रॉप्स के टुवर्ड्स शिफ्ट कर सकते हैं रादर देन ग्रोइंग पैडी। और जो दूसरी स्कीम है खेती खाली फिर भी खुशहाली, जैसे नाम बताता है वैसे ही कि जो सेकंड स्कीम है ये कहती है कि फार्मर्स को यहां पे भी 7,000 प्रति एकड़ मिलेंगे अगर वो कोई क्रॉप ग्रो नहीं भी कर रहे, अगर वो कुछ नहीं भी ग्रो कर रहे हैं खारिफ सीजन में, तो भी इनको 7,000 प्रति एकड़ मिलेंगे, ताकि उनको इंकरेज करा जाएगा इनडायरेक्टली कि वो एटलीस्ट राइस को ग्रो ना करें, बिकॉज उसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। चलिए, तो दोस्तों आज का लास्ट एडिटोरियल, इट्स अबाउट क्रिमिनलाइजिंग डिसेंट। नाउ डिसेंट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दैट you might agree to something, you might disagree to something, but we can agree to disagree on something as well. राइट नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर सरकार ने कोई पॉलिसी अनाउंस करी है तो सब उस बात को माने। हम डेमोक्रेसी हैं, ठीक है, हम अपने सजेशंस दे सकते हैं। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की बात आती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात आती है, ठीक है, तो आपके जो व्यूज़ हैं बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स अपने दायरे में रहेगी। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नाम की भी चीज़ होती है। अगर आप कुछ चीज़ कह रहे हो किसी को वो बहुत हर्टफुल लग रही है, तो अगला बंदे के पास भी वो राइट टू फील ऑफेंडेड है कि वो बोल सकता है कि भाई आपने मेरे बारे ऐसी बात कही तो मैं ऑफेंडेड फील कर रहा हूँ। नेवरदलेस यहाँ पे अगर हम बात करें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, तो देखिए सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, ये नहीं कि आज की सरकार की बात करें, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो हमेशा कानूनों को मैनिपुलेट करते हैं, चाहे वो सेडिशन के कानून की बात करें, चाहे वो यूआपा की बात करें। अब अभी हमने बात करी थी कुछ हफ्ते पहले की बात है कि सेडिशन के कानून के ऊपर, उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब कुछ यहाँ पे फिगर्स की बात करें, देखिए पिछले 12-13 सालों में इंडियंस हैव स्पेंड नियरली 30 लाख आवर्स इन प्रिजन ऑन चार्जेस ऑफ सेडिशन। कन्विक्शन रेट कितना कम है सेडिशन का, किसी भी बात पे आप किसी को चपेट मार के सेडिशन के चलते आप जेल में डाल सकते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना। अब एक अक्यूज जो है, ठीक है, ही इज मोस्ट लाइकली टू स्पेंड 50 डेज इन अ प्रिजन अंटिल द ट्रायल कोर्ट ग्रांट्स बेल, एंड अप टू एक जो पर्सन है जो कन्विक्ट है, ही कैन आल्सो स्पेंड अप टू 200 डेज अंटिल अ हाई कोर्ट डज सो। तो अभी देखिए बहुत हाई टाइम था कि इतने सारे दिनों के लिए अगर आप किसी को जेल में रख रहे हैं, 50 दिनों के लिए, 3 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, साल भर के लिए, 5 सालों के लिए, और उसके पास उसकी ट्रायल स्टेज कंप्लीट नहीं हो रही है, उसको बेल नहीं मिल रही है, तो ये बहुत इनह्यूमेन है, ठीक है। हम बार बार कहते हैं कि जी वी आर द लैंड ऑफ गांधी, वी द लैंड ऑफ अशोका, वी द लैंड ऑफ बुद्धा, हम बहुत अमन शांति वाले लोग हैं। तो ऐसे किसी भी केस के चलते किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जस्ट बिकॉज वो आपकी पॉलिसी से एग्री नहीं करते हैं, ठीक है, देखिए अब एंटी CAA प्रोटेस्टर्स थे, हमारे फार्म अगर बिल्स की बात करें, कितने सारे प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने साल भर फार्म बिल्स को भी, फार्म लॉस को भी प्रोटेस्ट किया, तो उनके ऊपर सेडिशन लगा दो या यूआपा लगा दो, वो बात तो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब अगर हम कन्विक्शन मेजर की भी बात करें, कन्विक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है सेडिशन का, ठीक है, कन्विक्शन रेट बहुत लो है। या तो होना कि जनरली बंदे को आपने सेडिशन के चलते डाला है, बाकी में वो देश के लिए खतरा है कि वो देशद्रोही है, तो चलो बात समझ आती है। अब सेडिशन के कानून को अबॉलिश करने की जो बात की जा रही है, जैसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, 75th इंडिपेंडेंस डे के टुवर्ड्स हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सरकार ने भी एक व्यू प्रकट किया कि भाई हम चाहते हैं कि जो पुराने कानून हैं वो जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, कि भाई हम 75th, हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, लेकिन सेडिशन के कानून को अबॉलिश करना एक हाफ हार्टेड मेजर है। क्यों पूछेंगे, क्यों? बिकॉज जब तक यूआपा है ना, तो डिसेंट को उसके बाद, अब देखिए चलो सेडिशन हटा दिया, अबॉलिश कर दिया कल को मान लो, लेकिन यूआपा के चलते फिर भी जो डिसेंट है, जो डिसएग्रीमेंट है विद द गवर्नमेंट, उसको फिर भी क्रिमिनल माना जाएगा, ठीक है। देखिए सेडिशन लॉ के चलते देखिए पेनल प्रोविजंस हैं, लेकिन कुछ सेफगार्ड्स हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी हैं। सेडिशन के कानून के चलते अगर आपको सेडिशन के चलते जेल में डाला गया तो बेल लेना फिर भी आसान है, प्रोविजन है एंटीसिपेटरी बेल का, ठीक है। एक यहां पे कंडीशन आती है कि पुलिस को एक चार्जशीट फाइल करनी होती है विदिन 3 मंथ्स, विदिन 90 डेज। अगर वो चार्जशीट पुलिस ने फाइल नहीं करी है, चार्जशीट यानी कि FIR के बाद चार्जशीट फाइल की जाती है, जो कि एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है, जो कन्विक्ट है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसके अगेंस्ट जो फॉर्मल रिकॉर्ड बनाया जाता है पोस्ट दी FIR, तो उसको चार्जशीट कहते हैं। तो विदिन 90 डेज आप फाइल करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फेलिंग विच जो अक्यूज जिसको अरेस्ट किया गया सेडिशन कानून के चलते, सेक्शन 124 IPC के चलते, वो बेल के लिए इंटाइटल्ड है। तो सेडिशन में तो बेल लेना फिर भी थोड़ा बहुत आसान है एज कंपेयर टू यूआपा। यूआपा की अगर हम बात करें, ये एक एंटी टेरर लॉ है, ठीक है, और इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है। अगर फॉर एग्जांपल हम यूआपा की बात करें, यूआपा परमिट्स डिटेंशन विदाउट अ चार्जशीट फॉर अप टू 6 मंथ्स फॉर अप टू 180 डेज, ठीक है। और यहां पे जो बर्डन है, बर्डन ऑफ प्रूफ कि भाई अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना, वो अक्यूज्ड के ऊपर लाई करता है। अब ऐसे वो कैसे कर सकता है? जेल में बैठ के वो जेल में बैठ के लॉकअप में बैठ के वो कैसे प्रूव कर सकता है कि जी मैं बेगुनाह हूं, ठीक है, कि मैंने क्राइम नहीं करा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो यूआपा की कंडीशंस हैं और ज्यादा स्ट्रिंजेंट है एज कंपेयर टू सेडिशन। तो इट्स हाई टाइम कि सेडिशन को जब हम डस्टबिन में फेंकने की बात करें, तो यूआपा को भी हम अबॉलिश करने की बात करें। कन्विक्शन रेट की बात करें सेडिशन लॉ के चलते, ठीक है, कन्विक्शन रेट कितना है? 2.25%,
ठीक है, तो यानी कि अगर 100 लोगों को सेडिशन के, यानी कि लेमैन टर्म में अगर 100 लोगों को सेडिशन के केस के चलते जेल में डाला जा रहा है, तो 2 या 3 लोग होंगे जिनको एक्चुअल में कन्विक्ट किया जाएगा, जो कि एक्चुअल में दोषी ठहराए जाएंगे। ठीक है, तो 400 केसेस दर्ज किए गए हैं पिछले 7 सालों में, जिसमें से सिर्फ 9 लोगों को कन्विक्ट किया है। ठीक है, तो 400 में से 9 लोग, यानी कि 391 लोगों को कन्विक्शन नहीं मिली। और जो डेटा MHA से, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट से जो आता है, वो ये भी कहता है कि जो चार्जशीट है इन 400 लोगों में से, दैट वाज फाइल्ड ओनली इन 169 170 केसेस। और युवापा की बात करें तो जो NCRB का डेटा है वो ये बताता है कि इन 7 सालों में लगभग 27-28% ऑफ द केसेस दे सॉ कन्विक्शंस। ठीक है, तो यानी कि बिटवीन ये जो पिछले 7 सालों की हम बात करें, ऑफ द 6,900 केसेस ओनली अराउंड अबाउट 4.5% ऑफ द केसेस वर सेंट फॉर ट्रायल विच रीच द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, विच मीन्स व्हाट, कि 95% ऑफ द केसेस अभी भी हैं जो पिछले 7 साल में युवापा के अंडर फाइल करे गए हैं, जो अभी प्री ट्रायल स्टेज में हैं। ठीक है, प्री ट्रायल स्टेज में है, तो जो इंसान अभी बुक्ड है युवापा के चलते, वो अपनी बेल कैसे अप्लाई कर सकता है अगर वो एक्चुअल में इनोसेंट है? तो चलिए दोस्तों, जाने से पहले एक PYQ, इसका क्या आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2017 में आया है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन? अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज। नंबर 2, दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। तो कौन सा सही ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड क्वेश्चन फ्रॉम द एडिटोरियल, नाउ रिमूवल ऑफ सेडिशन लॉ विल बी स्मॉल एंड इनइफेक्टिव if the bulldozer of civil liberties, the UAPA, remains untouched। कमेंट करिए इसको 200 शब्दों में। और efficient PDS can help cool down inflation, इलैबोरेट करिए इसको 200 शब्दों में। चलिए, सो दोस्तों आज की डिस्कशन में इतना ही, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।